हेलो बच्चों, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। आज हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन में प्लेनरिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड को प्लेनरिटी ऑफ एटम। कोई भी मॉलिक्यूल कब प्लेनर होगा, कब एटम उसके एक प्लेन में होंगे या अलग अलग होंगे, ये डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन पे। हम जानते हैं कि यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? मॉलिक्यूल होगा नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर, ये बात पता है क्योंकि sp3 का जो ज्योमेट्री होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। हमने मीथेन मॉलिक्यूल का देखा था, वो एक प्लेन में नहीं रहता है। लेकिन यदि sp2 या फिर sp हो, तो sp2 का कैसा होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर, और sp होता है लीनियर, और वो एक प्लेन में होता है। तब मॉलिक्यूल कैसे हो जाएंगे? तब मॉलिक्यूल होंगे प्लेनर। तब मॉलिक्यूल होंगे प्लेनर। अगर सिर्फ sp3 है तो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर। अगर सिर्फ sp2 और sp है मॉलिक्यूल के अंदर, तब वो मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। इसके कुछ क्या है? एक्सेप्शन, जो हम इसी में देखेंगे। एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस है इसमें। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ sp2 एंड sp कार्बन एटम ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी वो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है। दो वजह से होता है। एक, पाई कॉन्स्टिट्यूशन। दो रीजन से एक्सेप्शन आते हैं। पहला रीजन है पाई कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा रीजन है स्टेरिक रिपल्सन। इन दोनों को हम इसी लेक्चर में समझेंगे। स्टेरिक रिपल्सन। अभी तक हम बस ये समझे हैं कि sp3 मॉलिक्यूल अगर होगा तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन प्लेनर। यदि sp2 और sp ही सिर्फ प्रेजेंट होंगे तब मॉलिक्यूल कैसा होगा? प्लेनर। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जब मॉलिक्यूल में sp2 sp होते हुए भी मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है। मान लो तीनों तरह के हैं, sp3 भी कार्बन प्रेजेंट हो, sp2 भी प्रेजेंट हो और sp भी प्रेजेंट हो, तब मॉलिक्यूल तो हो जाएगा नॉन प्लेनर, क्योंकि एक भी sp3 कार्बन हुआ तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक्वायर करेगा और उसका एक दो एटम क्या होगा? दो एटम प्लेन से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होगा, लेकिन sp2 और sp वाला जो हिस्सा होगा वो प्लेनर होगा। तो इसको हम बोलते हैं, मॉलिक्यूल को हम ओवरऑल बोलेंगे नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर बट कंटेन्स प्लेनर फ्रैगमेंट। प्लेनर फ्रैगमेंट। मॉलिक्यूल भले ही नॉन प्लेनर है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा क्या होगा? एक प्लेन में होगा और कुछ एटम प्लेन से बाहर चले जाएंगे। तो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल का हम देखेंगे कि कितना हिस्सा, कितना उस मॉलिक्यूल का फ्रैगमेंट एक प्लेन में लाई करता है। तो ये बात समझ में आ गई। sp3 नॉन प्लेनर, sp2 sp जनरली प्लेनर, कुछ स्पेशल केसेस में नॉन प्लेनर, और यदि तीनों तरह के कार्बन प्रेजेंट हो तो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होगा, लेकिन उसमें कुछ प्लेनर फ्रैगमेंट होगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। इस मॉलिक्यूल के बारे में क्या ख्याल है? CH3 CH2 CH3, इसमें सारे जो कार्बन है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये कार्बन भी क्या है? sp3 है। तो इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे ये मॉलिक्यूल है नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर। इसके बारे में, ये कार्बन क्या है? sp2। ऑक्सीजन क्या है? sp2, क्योंकि एक एक पाई बॉन्ड बना रहा है, और चूंकि sp2 है तो ये कैसा होगा? प्लेनर। ये कार्बन देखें, ये कार्बन sp2, ये भी sp2, ये sp, ये sp। तो sp2 कार्बन एटम से जो भी एटम जुड़े होते हैं वो भी सारे किसमें होते हैं? प्लेन में, एक ट्रायंगुलर प्लेनर में। तो सारे के सारे, कोई भी sp3 कार्बन नहीं है तो यहां पर क्या हो जाएगा? सब प्लेन में ही है, सारे प्लेनर है। सारे क्या है? प्लेनर है। बेंजीन में देखें, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उन कार्बन से जुड़े हुए सारे एटम भी उसी प्लेन में होंगे। तो जो भी हाइड्रोजन है या जो भी कार्बन दिख रहा है, सब के सब एक ही प्लेन में है, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे हम? प्लेनर। इसमें भी वही है, ये कार्बन भी sp2, ये भी sp2, और बेंजीन रिंग का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए ये भी क्या होगा? प्लेनर। यहां पे देखिए, इस मॉलिक्यूल को देखें तो यहां पे ये तो sp2 है, ये भी क्या है? sp2 है, लेकिन ये कार्बन है sp3।
अब तीनों तरह के कार्बन आ गए, sp3 आ गए और sp2 भी आ गए, है ना। sp नहीं है तो कोई बात नहीं है, sp2 और sp3 तीनों दोनों है। तो इस केस में क्या होगा, मॉलिक्यूल तो नॉन प्लेनर होगा लेकिन उसके पास कुछ प्लेनर हिस्सा होगा। अब देखो sp3 के कारण, अब चूंकि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जाएगा तो कुछ हाइड्रोजन प्लेन के बाहर और कुछ एक हाइड्रोजन प्लेन के बाहर और एक हाइड्रोजन प्लेन के अंदर जाएगा, तो मॉलिक्यूल को क्या बना देगा, नॉन प्लेनर। मॉलिक्यूल होगा नॉन प्लेनर। ओवरऑल अगर हम बोले तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन प्लेनर। लेकिन यदि इसके हम प्लेनर फ्रेगमेंट की बात करें तो आप ये देखें, ये कार्बन प्लेन में, ये कार्बन प्लेन में, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है sp2 से तो ये भी प्लेन में, इस sp2 कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये भी प्लेन में, और इसी sp2 कार्बन से ये कार्बन भी जुड़ा हुआ है तो वो भी किसमें होगा, प्लेन में, और बाकी हाइड्रोजन प्लेन से बाहर चला जाएगा। तो आप ऐसे घेर सकते हैं इसको, ये देखो ये दिख रहा है, ये है प्लेनर फ्रेगमेंट। मॉलिक्यूल भले ही नॉन प्लेनर है लेकिन ये क्या कहलाएगा, प्लेनर फ्रेगमेंट। इस नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल का इतना हिस्सा जो है वो प्लेनर है। आप इसमें देखें, वही बनाए, मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन प्लेनर, ऑब्वियसली नॉन प्लेनर, क्योंकि अधिकतर कार्बन इसमें कैसे हाइब्रिडाइज है, sp3, ये भी और ये भी, सिर्फ ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सॉरी। यहाँ पे देखते हैं अब प्लेनर फ्रेगमेंट क्या है, तो ये कार्बन हमारा क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे देखें, ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन प्लेन में होगा और इस कार्बन से जुड़ा हुआ प्लेन में होगा। तो इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, तो ये भी किस में होगा, प्लेन में, और ये कार्बन ये भी किस में होगा, प्लेन में, ठीक है, इतना ही प्लेन में होगा। लेकिन यहां से जुड़ा हुआ जो दो हाइड्रोजन है, अब उसका डायरेक्ट लिंकेज खत्म हो गया है इस sp2 कार्बन से, तो वो प्लेन से बाहर जाएगा। यहां से भी जुड़ा हुआ जो दो हाइड्रोजन है उसको आपको बाहर दिखाना पड़ेगा। आप प्लेनर फ्रेगमेंट दिखाएंगे तो बस इतना दिखाएंगे, ये देखिए, ये जो हिस्सा है ये है हमारा प्लेनर फ्रेगमेंट और बाकी चला गया प्लेन से बाहर। दिस इज आवर प्लेनर फ्रेगमेंट, प्लेनर फ्रेगमेंट। इस मॉलिक्यूल में देखो, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, तो sp2 से जुड़ा हुआ एटम भी प्लेन में ही होता है, तो ये कार्बन प्लेन में होगा। लेकिन फिर वही बात, यहाँ का दोनों हाइड्रोजन प्लेन से बाहर जाएगा। फिर sp2 इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन भी किस में होगा, प्लेन में होगा, लेकिन इससे जुड़ा हुआ दोनों हाइड्रोजन प्लेन से बाहर जाएगा। बाकी यहाँ का हाइड्रोजन तो प्लेन में ही होगा क्योंकि डायरेक्टली sp2 से कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ का भी हाइड्रोजन प्लेन में भी होगा, तो उसको हम छिटका के नहीं दिखाएंगे। जिसको हमको हटाना होता है उसको हम अलग से दिखा देते हैं। अब देखते हैं, हम घेरते हैं अपना प्लेनर हिस्सा, तो ये देखो, ये सारे प्लेन में है, ये सारे प्लेन में है, ये कार्बन प्लेन में है, ये कार्बन प्लेन में नहीं है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। देखो, दिस इज आवर प्लेनर फ्रेगमेंट, दिस इज आवर प्लेनर फ्रेगमेंट, प्लेनर फ्रेगमेंट। लेकिन मॉलिक्यूल कैसा है, मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर, मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर। तो हम ये समझ पाए कि मॉलिक्यूल कब प्लेनर होता है, कब नॉन प्लेनर होता है। ये डिपेंड करता है कार्बन एटम, क्योंकि हम कार्बन एटम ही बोलेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ज्यादातर क्या आएगा, कार्बन एटम ही। तो उसके हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है प्लेनरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अगला देखते हैं, हमने एक बताया था कि एक एक्सेप्शन है कि जब sp2 और sp कार्बन एटम होते हुए भी मॉलिक्यूल कैसे नॉन प्लेनर हो जाता है। ये बड़ी अजीब बात लगती है सुनने में, इसको समझने के लिए हम थोड़ा देखते हैं पॉलिन्स किसको कहते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है, पॉली और इंस। पॉली मतलब मेनी और इंस मतलब क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी, इसी को ना इन बोलते हैं, अल्कीन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको क्या बोल देंगे, पॉलीन, ठीक है। पॉलीन तीन तरह का होता है, पहला कंजुगेटेड, दूसरा क्यूमुलेटेड और तीसरा आइसोलेटेड। कंजुगेटेड पॉलीन उसमें बोलेंगे जिसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट में आते हैं, जैसे ये मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या आएगा सिंगल बॉन्ड CH, फिर क्या आएगा डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है अल्टरनेट पोजीशन पे आ रहे हैं, कंजुगेट पोजीशन पे आ रहे हैं, इसलिए इस पॉलीन को हम लोग बोलते हैं कंजुगेटेड पॉलीन। दूसरा है क्यूमुलेटेड पॉलीन,
इसमें क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड, इसमें सी डबल बॉन्ड सी कंटिन्यू करेंगे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, दोनों डबल बॉन्ड क्या है, लगातार है। इसमें डबल बॉन्ड कैसे थे, अल्टरनेट थे, अल्टरनेट सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड। ये है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सीधे बोल देंगे जो ना तो कंजुगेटेड हो ना ही क्यूमुलेटेड हो, डबल बॉन्ड का कोई पैटर्न ही एग्जिस्ट नहीं करता हो, उसको आइसोलेटेड बोलेंगे। तो अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नाइदर कंजुगेटेड नॉर क्यूमुलेटेड, नाइदर कंजुगेटेड नॉर क्यूमुलेटेड। एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं इसका, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C डबल बॉन्ड CH2H, मान लो ये एक एग्जांपल है। अब इसमें डबल बॉन्ड का कोई पैटर्न है ही नहीं, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, ये पॉलिन है, लेकिन कैसा पॉलिन है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, लेकिन ये आइसोलेटेड है, ना तो अल्टरनेट मैनर में है और ना ही लगातार है। समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला, कुछ पॉलिन यहाँ पर बनाए गए हैं और आपको पहचानना है कि कौन कंजुगेटेड है, कौन क्यूमुलेटेड है और कौन आइसोलेटेड है। आप पहले मॉलिक्यूल के बारे में क्या बताएंगे, क्या ये आइसोलेटेड है, नहीं, ये कंजुगेटेड है। डबल बॉन्ड जहां है सिर्फ आप उसको देखें, पहले डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, बाकी हिस्से में डबल बॉन्ड है कि नहीं ये कोई मैटर नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि हर बॉन्ड में डबल और सिंगल अल्टरनेट होना चाहिए, जहां जहां भी डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट पोजीशन में होने चाहिए। तो यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है, डाइइन है, और वो भी कैसा है, कंजुगेट पोजीशन पे है, तो इसलिए कंजुगेटेड डाइइन है। इसको लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, कॉन्जुगेटेड पॉलिन ना लिख के, चूंकि अब साफ साफ दिख रहा है दो डबल बॉन्ड है, तो लिख देंगे डाइइन, तो ये कंजुगेटेड है। ये क्या है, इसमें तो दिख रहा है डबल बॉन्ड अल्टरनेट में है, ये भी बेंजीन है और ये कंजुगेटेड है, और कंजुगेटेड ट्राइइन है ये, है ना, कंजुगेटेड है ये भी। क्या ये कंजुगेटेड है, बिल्कुल कंजुगेटेड है, पहले डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो ये भी क्या है, कंजुगेटेड है, और कंजुगेटेड डाइइन है ये। डाइइन ना बोल के बोल देंगे साइक्लोडाइन है ये, है ना। उसके बाद क्या है, ये ना कंजुगेटेड है ना क्युमुलेटेड है, एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड आना चाहिए तब कंजुगेटेड होता, तो वो नहीं है, कोई पैटर्न इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये जो पॉलिन है ये आइसोलेटेड है, नाइदर कंजुगेटेड नॉर क्युमुलेटेड। तो आप समझ गए कि पॉलिन किसको कहते हैं। इसी पॉलिन के केस में एग्जांपल आता है, एक्सेप्शन आता है कि सिर्फ sp2 और sp कार्बन एटम होते हुए भी मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है। देखते हैं, अब देखिए लॉस ऑफ कोप्लेनरिटी, लॉस ऑफ कोप्लेनरिटी किस केस में, जब सिर्फ कार्बन कैसे हो, sp2 और sp कार्बन हो, उस केस में कोप्लेनरिटी कैसे भंग हो जाता है, कैसे मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है। तो मैंने पीछे भी लिखा था, ये दो रीजन से होता है, एक पाई कॉन्स्टिट्यूशन और एक स्टेरिक रिपल्सन। सबसे पहले समझते हैं पाई कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और इसके कारण ड्यू टू पाई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लॉस ऑफ कोप्लेनरिटी हो जाता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, पॉलिन ले लो एक, CH2 CH3 नहीं, अच्छा ठीक है, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, एक एग्जांपल ले लो इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये कैसा है, ये कॉन्जुगेटेड है, ये कॉन्जुगेटेड है, और कॉन्जुगेटेड है तो इसमें क्या होगा, ये sp2 ये sp2 ये sp2 और ये sp2, तो ये सारे sp2 है और ये मॉलिक्यूल प्लेनर होता है, ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, प्लेनर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सही बात है। उसके बाद देखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड C, मान लो यहाँ H है, CH2 C डबल बॉन्ड
या ट्रिपल वन मान लो CH, या डबल बॉन्ड ही लो, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे मान लो H। यहाँ भी 2 डबल बॉन्ड है, लेकिन दोनों किसमें है, ना कंजुगेटेड है ना कुमुलेटेड है, बाकी सब क्या है sp3 है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर। इसमें तो कोई एक्सेप्शन है नहीं। तो एक्सेप्शन ना तो कंजुगेटेड पॉलिन में आता है और ना ही क्यूमुलेटेड पॉलिन में आता है। एक्सेप्शन अगर करता है ना कंजुगेटेड में ना ही आइसोलेटेड में, एक्सेप्शन आता है क्यूमुलेटेड पॉलिन में। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इस मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए आप देख के बताएं। ये मान लो ये क्या है, sp2 है। ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है बताओ, sp, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड बना रहा है। और ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp2। ये मॉलिक्यूल एकदम होना चाहिए था प्लेनर, क्योंकि सारे कार्बन sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये मॉलिक्यूल हो जाता है नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर आखिर ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं। ऐसा क्यों होता है इसको देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका पहले ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम। मान लो ये sp2 जो है ये xy है, सपोज ये कैसा है, xy। हम एक प्लेन बना लेते हैं, इधर x एक्सिस है और इधर y एक्सिस है। ये जो हमारे बोर्ड का प्लेन है, इस प्लेन को हमने मान लिया कि ये xy प्लेन है, ठीक है। अब इस कार्बन को लिखो, ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे और एक p ऑर्बिटल होंगे, और तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड 120 डिग्री के एंगल पर ट्रायंगुलर प्लेनर। यही हुआ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। और sp2 ये xy है, तो इस पे जो py होगा, ये है हमारा py। देखो एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, और ये है हमारा xy है, तो ये कौन सा होगा, pz, ठीक है। ये sp2xy है, sp2xy, सारे sp2xy है। हाइड्रोजन यहां से आएगा, इधर ओवरलैपिंग करेगा, फिर एक हाइड्रोजन इधर से आएगा, यहां ओवरलैपिंग करेगा, फिर ये कार्बन ले लो। यहां पर जो ऑर्बिटल बचा है अनहाइब्रिडाइज्ड, वो कैसा बचा है, pz। और हम समझ सकते हैं कि pz कैसे होगा, ऐसे ये सारी चीजें प्लेन में होंगी और pz इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp, तो आप इसको क्या मान ले, आइदर x मान ले या y मान ले, कोई भी चीज में चलेगा। क्योंकि अगर इसको z मानेंगे तो मॉलिक्यूल तो वैसे भी नॉन प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन कहां चला जाएगा, z एक्सिस में। तो x माने या y माने, तो मान लो कि ये sp(x) है, sp(x) है, तो इसके 2 ऑर्बिटल होंगे, एक sp, 2 होंगे वो sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे, और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे py एंड pz। तो पहले दोनों हाइब्रिडाइज्ड बना लेते हैं, sp वाला, और दोनों 180 डिग्री पे होगा। ये है हमारा sp, और एक sp इसका किधर होगा, इधर। तो ये तो एक सिग्मा बॉन्ड बन गया जो यहां दिख रहा है, और इस पे 2 ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे, एक कौन सा, py और एक pz, क्योंकि px तो हिस्सा ले लिया है हाइब्रिडाइजेशन में। py कैसे होगा, तो py चूंकि pz ऐसे बनाए हैं, तो py प्लेन में ही होगा। देखो py ऐसे बना देते हैं, py, ये py कैसे है, प्लेन में, लेकिन pz कैसे होगा, pz प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये है हमारा pz, ये है हमारा pz। बात समझ में आ रही है। एक जो पाई बॉन्ड यहाँ पे बना है वो किस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना होगा, pz से, क्योंकि pz हमारा ऐसे है, देख रहे हो, pz ये और pz ये ओवरलैपिंग कर सकता है। py वाला pz के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो ये pz ओवरलैपिंग करके एक पाई बॉन्ड बन गया जो यहाँ दिख रहा है। उसके बाद अब आइए तीसरे कार्बन पे, इस कार्बन को, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड अगर होगा xy, तो यहां पर जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचेगा वो कौन सा बचेगा, pz। फिर py pz लैटरल ओवरलैप कैसे करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो मजबूरी है कि इस कार्बन पे जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचना चाहिए वो py ही बचना चाहिए, और py तब बचेगा जब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन xz हो। बात समझ में आई, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए, xz, तब इस पे py अनहाइब्रिडाइज्ड बचेगा,
ये है पी वाई, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्डिंग करके एक पाई बॉन्ड फिर से बना देगा ओवरलैपिंग करके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स जेड। तो अब ये क्या होगा, ये इधर, फिर ये 3 sp2 ऑर्बिटल। लेकिन इस प्रैक्टिस में आप देख रहे हो कि एक सिरे का अगर हाइब्रिडाइजेशन एक्स वाई है तो दूसरे सिरे का क्या हो जाता है एक्स जेड, एक्स वाई जाते जाते दूसरे सिरे का एक्स जेड हो जाता है। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, थोड़ा सा रोटेट कर जाता है। मॉलिक्यूल क्या कर जाता है, ये बॉन्ड रोटेट कर जाता है, इसलिए मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, नॉन प्लेनर। तो ये पाई कॉन्स्टिट्यूशन के कारण हुआ है। पाई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बन जाता है कि मॉलिक्यूल को नॉन प्लेनर होना पड़ता है। अगर इसको हम ऐसे दिखाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2, ये क्या है C, ये क्या है C। अगर ये सारा एक प्लेन में है तो एक हाइड्रोजन प्लेन के बाहर चला जाएगा और एक हाइड्रोजन प्लेन के अंदर चला जाएगा। इस तरह से हो जाता है, ये हाइड्रोजन प्लेन के बाहर और ये हाइड्रोजन प्लेन के अंदर चला जाता है। कब, जब यहां पर दो डबल बॉन्ड लगातार आ जाते हैं तब, और ये मॉलिक्यूल को क्या बना देता है, नॉन प्लेनर। ठीक है, तो हमने ये देखा कि sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड होते हुए भी मॉलिक्यूल कैसे नॉन प्लेनर हो जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C और CH2। मान लो 3 डबल बॉन्ड लगातार आ गए सपोज। अब इस पे देखते हैं, डायरेक्ट ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम नहीं बनाएंगे, ऐसे ही सोचेंगे। अगर ये XY होगा, ये कैसा होगा sp2XY, तो इस पे जो अनहाइब्रिडाइज्ड होगा वो कौन सा होगा, PZ। ये कार्बन कैसा है, मान लो sp हाइब्रिडाइज्ड है, और मान लो कैसा है sp(x), तो इस पे कौन कौन होगा, py एंड pz, pz एंड py। ये pz ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है py। अब इस कार्बन के पास भी क्या होना चाहिए, py बचना चाहिए। इस कार्बन के पास भी जो अनहाइब्रिडाइज्ड बचना चाहिए py। py बचने का मतलब है कि ये कार्बन किस तरह का हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये भी क्या हो जाएगा sp(x), sp(x). तो इस पे क्या क्या बचेगा, py एंड pz, क्योंकि ये sp है। तो मान लो ये भी क्या है sp(x) और ये भी sp(x), तब एक लाइन में दोनों क्या करेगा, बॉन्ड करके ये बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर py बन गया, pz बन गया। अब इसके पास कौन सा अनहाइब्रिडाइज्ड बता है, pz। तो इस कार्बन पे भी क्या बचना चाहिए, pz। और pz बचने के लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, sp2xy, sp2xy। तो देखिए इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूट है पाई इलेक्ट्रॉन कि कोई भी एटम बाहर जाता ही नहीं है। ये भी XY, ये भी X, और ये सारे कैसे हैं XY, मतलब इसी प्लेन में है, XY प्लेन में ही ये है। तो दो चीज हम कह सकते हैं क्यूमुलिन के केस में, क्यूमुलिन ऐसे पॉलिन जिसमें डबल बॉन्ड लगातार हो। तो यदि इवन नंबर है, इवन C डबल बॉन्ड C, पिछले क्लास में पिछले स्लाइड में देखे थे 2 वाला इवन, वो कैसा हो गया था, नॉन प्लेनर। तो यदि इवन डबल बॉन्ड वाले क्यूमुलिन्स हैं तो वो नॉन प्लेनर हो जाएंगे। लेकिन यदि क्यूमुलिन में डबल बॉन्ड की संख्या ऑड है, ऑड C डबल बॉन्ड C, तो वो प्लेनर हो जाएंगे, वो प्लेनर हो जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है, प्लेनर है। ये सारे के सारे एक ही प्लेन में है, ये कहीं प्लेन से अलग नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि एक समझ लिया पाई कॉन्स्टिट्यूशन के कारण क्यों मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है। ये तब होता है जब क्यूमुलिन का केस हो, और क्यूमुलिन में भी कैसा, जब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वाले क्यूमुलिन हो, या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो और लगातार में हो, तब जाके वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, नॉन प्लेनर। दूसरा है लॉस ऑफ कोप्लेनरिटी ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। एक और केस है जिसमें sp2 sp कार्बन एटम होते हुए भी मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है स्टेरिक रिपल्सन के कारण। स्टेरिक रिपल्सन जो होता है ये साइज ऑफ द एटम पे डिपेंड करता है, वैसा रिपल्सन जो साइज के कारण एराइज करता हो। आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि एक बस के सीट पे बैठे हैं और एक बस के सीट पे 2 मोटे आदमी आके बैठ जाते हैं, तो उनके बीच क्या होता है, रिपल्सन होने लगता है, क्योंकि स्पेस कम है और साइज ज्यादा है, तो वहां पे एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो वैसा रिपल्सन जो कि एराइज ही होता है साइज के कारण, उसी को बोलते हैं स्टेरिक रिपल्सन।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेरिक रिपल्सन जो है ये डिपेंड करेगा साइज ऑफ द ग्रुप पे, साइज ऑफ द ग्रुप, ऑब्वियसली साइज ऑफ द ग्रुप। जितना बड़ा साइज में होगा उतना स्टेरिक रिपल्सन होगा। एक सीट पे दो मोटे आदमी को बिठा दो तो रिपल्सन शुरू हो जाता है क्यों से, है ना। तो वही होता है, जितना साइज ग्रुप का ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिपल्सन होगा। और दूसरा फैक्टर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना क्लोज उन दोनों को ले आओगे रिपल्सन उतना ज्यादा होगा। तो स्टेरिक रिपल्सन दो बड़े ग्रुप के बीच में होता है और ये तब होगा जब दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम रखते हैं। और ये इस रिपल्सन को घटाएगा कैसे, तो अपने बीच के डिस्टेंस को बढ़ा के स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज कर लेगा। और इसी प्रैक्टिस में मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है sp2 और sp कार्बन एटम रखते हुए भी। इसको देखते हैं हम, एग्जाम्पल है कुछ लिखे हुए, इसको देखते हैं। एक फिनाइल रिंग ये है, एक फिनाइल रिंग ये है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। ये दोनों ही रिंग कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में ये दोनों रिंग है, क्योंकि कहीं भी कोई स्टेरिक रिपल्सन नहीं है, दोनों फिनाइल ग्रुप एक ही प्लेन में है। यहाँ पे भी देखो दो फिनाइल ग्रुप है, आयोडीन 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 लगा हुआ है, बड़ा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस अभी ज्यादा है, तो वो स्टेरिक रिपल्सन इतना इफेक्टिव नहीं है। इस केस में भी दोनों फिनाइल ग्रुप क्या है, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में दोनों फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। यहां पर देखें फिनाइल ग्रुप के साथ नाइट्रो लगा है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो ये नाइट्रो ग्रुप जो है ये कोप्लेनर है, कोप्लेनर विथ फिनाइल ग्रुप, कोप्लेनर विथ फिनाइल ग्रुप, क्योंकि कोई स्टेरिक रिपल्सन नहीं है। लेकिन अब जो चौथा एग्जांपल लिखा हुआ है इस केस को देखें आप, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, उसके ऑर्थो पे जस्ट अगल बगल दो CH3 ग्रुप है। अब यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन है, इसके बीच और इसके बीच, और ये क्या होगा, एक दूसरे को मिनिमाइज करेगा। और मिनिमाइज कैसे होगा, देखो यहाँ पर यहाँ इसको ये पुश करेगा और ये इसको, क्योंकि दो बिगर ग्रुप नजदीक आ गए, और नजदीक आ गए तो कौन सा फैक्टर काम करेगा, स्टेरिक रिपल्सन। और उस रिपल्सन को मिनिमाइज कैसे किया जाएगा, तो मिनिमाइज किया जाएगा डिस्टेंस बढ़ा के। अब ये जो नाइट्रो ग्रुप पहले प्लेन में था फिनाइल रिंग के साथ, ऊपर जो दिख रहा है दो CH3 आने के कारण ये नाइट्रो ग्रुप कुछ इस तरह से रोटेट कर जाएगा, दिख रहा है, कुछ इस तरह से ये रोटेट कर जाएगा टू मिनिमाइज द स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन तो घटा लेता है, लेकिन बेचारा अब ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं रह पाता, क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप यहां से घूम चुका है, दिख रहा है, ये नाइट्रो ग्रुप रोटेट होकर अब ऐसे हो गया है, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल हो जाएगा नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। तो यहां पर लिख देंगे कि नाइट्रो ग्रुप जो है, नाइट्रो ग्रुप ये नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर विथ फिनाइल ग्रुप, नॉन प्लेनर विथ फिनाइल ग्रुप, ये फिनाइल ग्रुप के साथ कोप्लेनर नहीं है। यहां पर देखें ये है हमारा फिनाइल ग्रुप और ये नाइट्रो ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप नहीं घूमेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑर्थो पे कोई प्रेजेंट है ही नहीं बिगर ग्रुप, ये आराम से फिनाइल के साथ किसमें है, एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है ये नाइट्रो ग्रुप, कोप्लेनर विथ फिनाइल ग्रुप, कोप्लेनर विथ फिनाइल ग्रुप। लेकिन इस नाइट्रो ग्रुप को देखें, ब्रोमीन एक बड़ा एलिमेंट है ना, बड़ा एटम है ब्रोमीन, और वो दो ब्रोमीन आके कहां पे जुड़ गया, ऑर्थो पोजीशन में। पहले ये नाइट्रो कोप्लेनर रहा होगा अगर ये दोनों ब्रोमीन नहीं होता, लेकिन इन दोनों ब्रोमीन के आने से अब ये नाइट्रो ग्रुप इनसे डिस्टेंस बनाएगा। और डिस्टेंस कैसे बनाएगा, पहले इस प्लेन में था, अब ये फिर कैसे हो जाएगा, रोटेट कर जाएगा। तो अब रोटेट कर जाएगा, ये क्यों रोटेट कर गया, स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। तो अब जो ये नाइट्रो ग्रुप है ये नॉट कोप्लेनर विथ फिनाइल ग्रुप। एक ही मॉलिक्यूल का एक नाइट्रो ग्रुप फिनाइल ग्रुप के साथ कोप्लेनर है और दूसरा नाइट्रो ग्रुप फिनाइल ग्रुप के साथ कोप्लेनर नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल देखें जिसमें सारे एलिमेंट का आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है टू मिनिमाइज द स्टेरिक रिपल्सन। और ये जनरली तब अकर होता है जब बेंजीन में जब कोई ग्रुप लगा हो और उसके ऑर्थो पोजीशन पे जस्ट अगल बगल वाले पोजीशन पे बड़े बड़े ग्रुप आके लग जाए, तब स्टेरिक रिपल्सन अराइज होगा और उस